Assalamualaikum everyone. Let's start our today's discussion. I hope you all remember कि हमने प्रीवियस क्लास में मोटिवेशन के चैप्टर पर हम डिस्कशन कर रहे थे। आज बेटा वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम लोगों की कंसंट्रेशन चाहिए होगी। बेटा मोटिवेशन के चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके थे? हमने सबसे पहले बेटा एक मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, दैट व्हाट मोटिवेशन इज अबाउट, चेंज इन बिहेवियर, नीड का अफेक्ट होना। इस तमाम मसले के ऊपर हमारी डिबेट रही कि किस तरह मोटिवेशन की वजह से इंसान के बिहेवियर में चेंज आएगा और इंसान का बिहेवियर कब चेंज होगा, जब उसकी कोई नीड अफेक्ट होगी। याद करें बेटा, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस पर बात हुई थी। फिर हमने कहा था कि जब एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस शो करेंगे, वो ज्यादा बेहतर कमिटमेंट शो करेंगे। बट वी कैन नॉट मेजर द एक्चुअल इंक्रीज इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस विल इंप्रूव बट वी कैन नॉट मेजर दैट एक्चुअल इंक्रीज। ये तमाम चीजों पर हमारी बात हुई थी। फिर हमने मोटिवेशन की थ्योरीज, इसके जो राइटर्स हैं उस पर बात करी थी। बेसिकली बेटा दुनिया में दो स्कूल ऑफ थॉट है इस मसले पर, दैट हाउ द पीपल शुड बी मोटिवेटेड। एक स्कूल ऑफ थॉट है कंटेंट स्कूल। व्हाट इज कंटेंट स्कूल? तो याद करें, हमने ये पढ़ा था कि कंटेंट स्कूल ये कहता है कि इफ यू वांट टू मोटिवेट पीपल, आप उन्हें राइट कंटेंट दीजिए, आप उन्हें राइट रिवॉर्ड ऑफर कीजिए, आप उन्हें राइट कंटेंट ऑफर कीजिए, आप उन्हें राइट रिवॉर्ड ऑफर कीजिए, एंड दे विल गेट मोटिवेटेड। और इसमें हमारे पास बेटा जो सबसे पहला राइटर था, दैट वाज इब्राहिम मैस्लो। आई होप आप लोगों को याद होगा। बेटा इब्राहिम मैस्लो ने हमें क्या बोला था? इब्राहिम मैस्लो ने एक हिरार्की बयान करी नीड्स की। इब्राहिम मैस्लो का ये कहना था कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ साइकिल में कुछ नीड्स से पास ऑन होता है। बहुत नेसेसरी है कि आप उसकी उन नीड्स को आइडेंटिफाई करो। जब आप उस इंसान की उन नीड्स को आइडेंटिफाई कर लोगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मोटिवेट हिम। आप उसे मोटिवेट करने की बहुत बेहतर पोजीशन में होगे। अब इब्राहिम मैस्लो का क्या कहना था कि हर इंसान सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड के लेवल पर होता है। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल नीड? फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये तमाम चीजें। जब उसकी ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इधर से नेक्स्ट लेवल की तरफ जाता है, जिसे हम कहते हैं सेफ्टी नीड। फिर जब उसकी सेफ्टी की नीड, कंसिस्टेंसी ऑफ द इनकम, सिक्योरिटी ऑफ द इनकम, ये चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो तीसरे लेवल की तरफ बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं सोशल नीड। जिधर वो लोगों के साथ एफिलिएट होना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। वंस उसकी सोशल नीड पूरी होती है तो वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं एस्टीम नीड, ईगो नीड, स्टेटस, रिस्पेक्ट। और फिर वहां से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, टू रियलाइज हिज ओन पर्सनल पोटेंशियल। इब्राहिम मैस्लो का ये मानना था बेटा कि जब तक इंसान अपनी नीड के एक लेवल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो कभी भी सेकंड लेवल की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा। इब्राहिम मैस्लो का क्या मानना था कि जब तक इंसान बेटा अपनी नीड के पहले लेवल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो कभी भी सेकंड लेवल की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे जैसे उसकी नीड सेटिस्फाई होती जाएगी वो आगे बढ़ता जाएगा। फिर मैस्लो का ये कहना था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी नीड है जो कभी भी सेटिस्फाई या एंड नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने आप से बेहतर बनने का अमल है, अपने पर्सनल पोटेंशियल को रियलाइज करने का अमल है। और फिर मैस्लो ने दो एडिशनल नीड्स पर बात करी थी, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन और लर्निंग की नीड के ऊपर। आई होप आप लोग बेटा रेगुलरली बुक रीड कर रहे होंगे। बेटा मेरी कोशिश होती है कि मैं बुक के एक एक पॉइंट पर मल्टीपल एग्जांपल्स देकर समझाऊं, ताकि आपको बुक पूरी तरह समझ आए। जिस बच्चे की बुक के ऊपर ग्रिप अच्छी होगी, इंशाल्लाह उसका स्कोर 80 प्लस आता है। तो बुक को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर ले। फिर यहां से हम आगे बढ़े बेटा, मैस्लो की थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस आए थे, कुछ क्रिटिसिज्म्स आए थे। मैस्लो की थ्योरी का जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था वो ये था कि मैस्लो ये कहता था कि जब तक इंसान की एक नीड पूरी नहीं होगी वो दूसरे पर नहीं जाएगा।
और जैसे ही वो दूसरी नीड पर गया, फिर तीसरी नीड पर गया, तो पुरानी नीड्स को छोड़ता जाएगा। बेसिकली मैस्लो का ये कहना था कि एक वक्त पर एक नीड हमें मोटिवेट करती है। बेटा मैस्लो का ये कहना था कि एक वक्त पर एक नीड हमें मोटिवेट करती है। लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया और कहा ये कि जरूरी नहीं है, हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मल्टीपल नीड्स भी मोटिवेट कर सकती हैं। हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा मल्टीपल नीड्स भी मोटिवेट कर सकती हैं। याद करें, इस पर बात हुई थी। फिर दूसरा हमने क्या कहा कि बेटा डिफरेंट इंडिविजुअल्स विल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। हर बंदा हर नीड पर एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं देगा। कुछ लोगों के लिए एक नीड बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो मैस्लो का ये कहना कि हर लेवल ऑफ नीड सबको मोटिवेट करेगा, ये जरूरी नहीं है। और फिर थर्ड क्रिटिसिज्म ये था कि बेटा हर बंदे के लिए ये हिरार्की अलग अलग होगी। किसी के लिए सोशल नीड पहले होगी, किसी के लिए फिजियोलॉजिकल पहले होगी, किसी के लिए एस्टीम नीड पहले होगी। सो नॉट ऑल नीड्स मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन अ हिरार्कियल ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि सबके लिए नीड्स एक जैसी हिरार्की में हो। बेटा ये तमाम चीजों पर हमारी लास्ट क्लासेस में डिबेट हो चुकी है। पिछली क्लास में बेटा हमने सेकंड राइटर जो शुरू किया था, वेरी इंटरेस्टिंग राइटर फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। क्या बेहतरीन थ्योरी इन्होंने प्रेजेंट करी थी। हर्ट्जबर्ग ने क्या कॉन्सेप्ट दिया। हर्ट्जबर्ग ने कहा देखें सर, दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक होती हैं हाइजीन फैक्टर्स और एक होते हैं मोटिवेटर्स। नाउ व्हाट आर द हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं दुनिया में। तो हर्ट्जबर्ग ने ये कहा कि वो चीजें जो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, जो हमारी नेसेसिटीज हैं या जो नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, नॉट नेसेसरी कि नेसेसिटीज हो, जो हमारी नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन गई, वो हाइजीन फैक्टर हैं। जैसे क्लीनेनेस, सफाई होना हाइजीन फैक्टर है। ऑफिस का डेकोरम, फर्नीचर, वर्क कंडीशंस, एक फिक्स सैलरी, ये हाइजीन फैक्टर है। ये वो चीजें हैं जो इंप्लॉय को रूटीन में मिलती हैं। हर्ट्जबर्ग का ये कहना था कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो कभी भी इंप्लॉय को मोटिवेट नहीं करेंगे। हर्ट्जबर्ग का क्या कहना था कि हाइजीन फैक्टर्स की मौजूदगी कभी भी इंप्लॉय को मोटिवेट नहीं करेगी। इफ यू विल ट्राई टू मोटिवेट पीपल थ्रू हाइजीन फैक्टर्स, देन यू आर ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। लोगों को कभी भी हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेट नहीं करेंगे। हाइजीन फैक्टर है तो इट इज ओके, इट्स जस्ट ओके। मुझे हर महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती है तो इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। मेरी ऑफिस की वर्क कंडीशंस अच्छी है, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। हाँ, अगर सैलरी डिले हो गई या वर्क कंडीशंस खराब हो गई तो डीमोटिवेशन आ जाएगी। प्रेजेंस में कोई मोटिवेशन नहीं है, इट इज जस्ट ओके, बिकॉज पीपल थिंक दैट इट इज देयर राइट। लेकिन एब्सेंस में डीमोटिवेशन है। हर्ट्जबर्ग ये कहते हैं कि आप हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करो। रीजनेबल हाइजीन फैक्टर्स आर गुड टू गो। कैसे हाइजीन फैक्टर्स? रीजनेबल हाइजीन फैक्टर्स दे दो लोगों को। आई विल रिपीट इट अगेन। कैसे हाइजीन फैक्टर्स दे दो लोगों को? रीजनेबल हाइजीन फैक्टर्स दे दो एंड दैट इज गुड टू गो। अब आपने जो इन्वेस्ट करना है वो मोटिवेटर्स पर इन्वेस्ट करना है। नाउ व्हाट इज मोटिवेटर्स? सर रीजनेबल हाइजीन फैक्टर्स में क्या होता है? बेटा रीजनेबल माने नॉर्मल हालातों, वर्क कंडीशंस के नॉर्मल हालात में सैलरी, नॉर्मल सैलरी मिले, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कंडीशंस नहीं देने, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलरी नहीं देनी। सही है। आप लोगों को मोटिवेटर्स दो। ना व्हाट आर द मोटिवेटर्स? मोटिवेटर्स क्या होते हैं? बेटा मोटिवेटर्स होते हैं चैलेंजिंग जॉब, लर्निंग, एडवांसमेंट, कैरियर ग्रोथ, पार्टिसिपेशन, प्रमोशन। बेटा मैं इसे आप लोगों के ऊपर रखकर समझाता हूं। बेटा आप लोग अगर कॉलेज क्लास लेने आते हो
तो आप लोग जिस चेयर पर बैठते हो बेटा, वो चेयर 3,000 रुपए वाली चेयर होती है पाकिस्तानी रुपीस में। मैं उसकी जगह 50,000 वाला रिलैक्सर भी लगा सकता हूं ना हर बच्चे के लिए। लेकिन बेटा आपके ख्याल में क्या 50,000 वाला रिलैक्सर बच्चे को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेगा? तो जवाब है नो। इससे बहुत बेहतर है कि मैं 3,000 वाली कुर्सी लगाऊं, लेकिन मैं इन्वेस्ट करूं मोटिवेटर्स के ऊपर। बेटा मैं ऐसा टीचर लाऊं जो बच्चे को लर्निंग दे, मैं बच्चों की लर्निंग, ग्रोथ, एडवांसमेंट, इन चीजों पर इन्वेस्ट करूं। दोज मोटिवेटर्स those motivators will motivate the people and they will not think about the hygiene factors. यार मैं तो इस बात पर कन्विंस्ड हूं कि अगर टीचर दमदार हो तो टूटी हुई कुर्सी पर बैठे भी मजा आता है। अगर मूवी अच्छी हो तो टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर देख लो तो भी मजा आता है। सेम अप्लाइज ऑन द जॉब। बेटा मैं आपको इसकी मिसाल देकर समझाता हूं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आप लोगों के ऊपर एक मिसाल रखकर समझाता हूं। बेटा आईफोन कुछ दिन मोटिवेट करता है, ये नहीं बोलना है कि आईफोन मोटिवेट करता है। महंगे से महंगा फोन ले लो, 2 हफ्ते की खुशी होती है, उसके बाद वो एक नॉर्मल फोन बन जाता है। हकीकत बात है। अब काम की बात सुनिएगा। बेटा आप सोचो आप लोग एक चार्टेड अकाउंटेंट बने, फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि इंशाल्लाह आप लोग आने वाले 1.5-2 साल में एसी से क्वालिफाई करके चार्टेड अकाउंटेंट बने। बेटा आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सुनिएगा। आप चार्टेड अकाउंटेंट बने, आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज है। बेटा एक जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप पेरोल अकाउंटेंट बन जाओ। प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा। बेटा एक जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप पेरोल अकाउंटेंट बन जाओ। बेटा पेरोल अकाउंटेंट का क्या काम होता है कि वो हर महीने एक जैसा काम करता है, सबकी सैलरियां क्रिएट करता है, जो भी उनकी सैलरी की कंपोजिशन है वो बनाता है और चेक बना देता है। एक ऑप्शन है कि आप लोग क्या बन जाओ, पेरोल अकाउंटेंट। सही। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाओ और आप रोज क्लाइंट्स को और बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस दिया कर। बेटा अगर आप पेरोल अकाउंटेंट बने तो मैं आपको 50,000 रुपए सैलरी दूंगा, एक मिसाल दे रहा हूं। अगर आप पेरोल अकाउंटेंट बने तो मैं आपको 50,000 रुपए सैलरी दूंगा। लेकिन अच्छा पेरोल अकाउंटेंट क्या करेगा, हर महीने एक जैसा काम करेगा, वही सैलरीज बनाएगा, हर महीने एक जैसा काम करना है। सही। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बने तो आप नए नए क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दोगे और आप बिजनेसेस से डील करोगे, क्लाइंट से डील करोगे और आप उन्हें अर्न करके दोगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब लोगे तो मिसाल के तौर पर मैं आपको 40,000 रुपए सैलरी दूंगा। बेटा मेरा आप लोगों से सवाल ये कि ज्यादा मोटिवेटिंग जॉब कौन सी होगी, पेरोल अकाउंटेंट जिसमें एक जैसा काम रोज करना है और 50,000 रुपए मिल रहे, दूसरी जॉब फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसमें रोज लर्निंग है, चैलेंजिंग जॉब है, मोटिवेशन है, अचीवमेंट है, लेकिन सैलरी मैं उसमें 40,000 रुपए दूंगा। बेटा आपके ख्याल में ज्यादा मोटिवेटिंग जॉब कौन सी होगी? तो देखें इसमें कोई दो राय नहीं है, सब बच्चों ने कहा कि सर फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब ज्यादा मोटिवेटिंग होगी, क्योंकि उसमें लर्निंग है, उसमें एडवांसमेंट है, उसमें ग्रोथ है, उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट है। पेरोल अकाउंटेंट में एक ही काम हर महीने करना है, बोर्डम हो जाएगा, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होगा। पहला महीना दूसरा महीना तो लर्निंग मिल जाएगी, लेकिन फिर कोई लर्निंग और नहीं मिलेगी। लेकिन सर उधर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी तो मिलेंगे। बेटा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे लेकिन जिंदगी एक चिकन रोल जैसी हो जाएगी। याद है ना बेटा, दीपिका ने कहा था जॉन अब्राहम को, मूवी का नाम मैं भूल गया, देसी बॉयज में, कि सारी जिंदगी चिकन रोल पे तो नहीं गुजर सकती ना बेटा। तो देखो बेटा एक ही जैसा काम करते रहोगे, बोर्डम हो जाएगा, बोर्डम हो जाएगा, कोई ग्रोथ नजर नहीं आएगी।
लेकिन बेटा उसी के कंपैरिजन में एक ऐसी जॉब जहां ग्रोथ है, जहां लर्निंग है, जहां एडवांसमेंट है, वो जॉब ऑब्वियसली बहुत बेहतर जॉब होगी। तो हर्ट्जबर्ग हमें यही समझा रहा है कि रादर देन इन्वेस्टिंग ऑन द हाइजीन फैक्टर्स, rather than investing on the hygiene factors, what we have to do is, बेटा what we have to do is we have to invest on the motivators। और फिर हर्ट्जबर्ग ने जो मोटिवेटर समझाए बेटा, वो क्या समझाए बेटा? हर्ट्जबर्ग ने कहा कि आप लोगों को जॉब रोटेशन दीजिए। बेटा व्हाट इज जॉब रोटेशन? कि अगर एक बंदा एक ही काम कर 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 करके बोर हो जाए तो आप उसे रोटेशन दे दीजिए। आप उसे क्या दे दीजिए बेटा? रोटेशन दे दीजिए, कि उसे एक काम से दूसरे काम पर ट्रांसफर करवा दीजिए। आप उसे जॉब रोटेशन दे दीजिए। जब वो नए काम में जाएगा तो ही विल गेट अ लर्निंग। नंबर टू, जॉब इनलार्जमेंट, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाइए। अगर वो पहले सिर्फ ए काम कर रहा था तो उसे आज बी सी डी दो तीन काम और दीजिए ताकि वैरायटी आए उसके काम में। और जॉब एनरिचमेंट की तरफ जाइए। जॉब एनरिचमेंट क्या है? उसे वर्टिकल ग्रोथ दीजिए। देखिए बेटा, जॉब एनरिचमेंट क्या है? वर्टिकल ग्रोथ। उसकी पावर बढ़ाइए, उसे प्रमोशन दीजिए, उसे अथॉरिटी दीजिए, ये उसे मोटिवेट करेगा। जॉब इनलार्जमेंट क्या है? कि उसके पास जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज है उन्हें बढ़ाएं, लेकिन जाहिर है उन्हें स्ट्रेस आउट मत कर दें। ऐसा नहीं कि उसको आंसू आ जाए इतना काम दे दिया। जॉब इनलार्जमेंट कर दें। बेटा जॉब रोटेशन का मतलब होता है चेंज द वर्क, उसको कोई और काम करने का भी मौका दे। बेटा आप इसकी एक मिसाल समझें। बेटा मैं F1 इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा पढ़ा कर बोर हो जाऊंगा। मुझे जॉब रोटेशन मिल जाए कि सर अब आप F1 की जगह एक सब्जेक्ट और पढ़ा लें, कोई और रोटेट हो जाए। तो जब मैं नया कोर्स पढ़ाऊंगा, नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो बेटा मैं मोटिवेटेड होऊंगा, मैं ज्यादा पावर, ज्यादा खुशी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वैरायटी आएगी, मैं बोर्डम से बाहर निकलूंगा। तो हर्ट्जबर्ग ने ये तीन सॉल्यूशंस बताए कि अगर आपको लगे कि लोग डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, अगर आपको लगे कि बेटा लोग क्या हो रहे हैं? डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। इफ यू थिंक दैट पीपल आर गेटिंग डीमोटिवेटेड, अगर आपको लगे कि लोग डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो आप उन्हें जॉब रोटेशन दे दीजिए। व्हाट इज जॉब रोटेशन? उनकी जॉब चेंज करवाएं। ऐसा नहीं अपने पास से निकाल देनी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजें। जॉब इनलार्जमेंट, हॉरिजॉन्टली उनके काम में चीजें ऐड करें। एंड जॉब एनरिचमेंट, व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट बेटा? कि उसे वर्टिकली ग्रो करें, उसे प्रमोशन दें, उसकी अथॉरिटी को बढ़ाएं। हाँ एक बात, ये एक बच्चे ने कहा सर जॉब रोटेट हो गई फिर तो आप F1 पढ़ाएंगे ही नहीं। बेटा मैं रोटेट होकर कोई और सब्जेक्ट मोटिवेशन से पढ़ाऊंगा और मेरी जगह कोई और इंप्लॉई आएगा तो वो और मोटिवेशन से काम करेगा। जब आप रोटेट होकर नई जगह जाओगे तो दूसरा भी तो आपकी जगह आएगा ना। दोनों ज्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे क्योंकि दोनों के लिए लर्निंग होगी। सही है। जॉब रोटेशन के थोड़ा सा रोटेशन मिलता है तो जिसे हम कहते हैं ना टेस्ट चेंज होता है, नया काम करने को मिलता है। अगर आप रोटेशन नहीं करना चाहते तो फिर एनलार्जमेंट कर दें, कि भाई उसी के काम में दो काम और ऐड कर दें, कि भाई बोला आप F1 भी पढ़ा लें, चले भाई अब आप F4 भी पढ़ा लें, इनलार्जमेंट कर लें। नहीं तो एनरिचमेंट, वर्टिकल, उसे प्रमोशन दें, उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स दें, उसको अथॉरिटी दें, वो अथॉरिटी भी उसे प्रमोट करेगी क्योंकि उसे ग्रोथ नजर आएगी। सो हर्ट्जबर्ग ने हमें ये कॉन्सेप्ट समझाया। तो बेटा हर्ट्जबर्ग और इब्राहिम मैस्लो, हर्ट्जबर्ग और इब्राहिम मैस्लो दोनों ही राइटर्स, कंटेंट स्कूल के राइटर्स थे। हर्ट्जबर्ग और इब्राहिम मैस्लो बेटा दोनों ही राइटर्स किस स्कूल के राइटर्स थे? कंटेंट स्कूल के राइटर्स थे। कंटेंट स्कूल का क्या मानना था बेटा? कि गिव द पीपल द राइट कंटेंट। मेरी बात को गौर से सुनिएगा बेटा, कंटेंट स्कूल का क्या मानना था? गिव द पीपल द राइट कंटेंट।
the right reward which fits in with their needs. आप लोगों को सही कंटेंट ऑफर करें, आप लोगों को सही कंटेंट ऑफर करें, एंड देन सी दे विल गेट मोटिवेटेड. When you give people the right content, जब आप लोगों को सही कंटेंट ऑफर करते हैं तो वो मोटिवेटेड होते हैं. इब्राहिम मैस्लो की हिरार्की और हर्ट्जबर्ग के हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स. बेटा अब यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं. नाउ वी हैव प्रोसेस थ्योरीज. बेटा प्रोसेस थ्योरी से मुराद प्रोसेस स्कूल है. बेटा प्रोसेस स्कूल के राइटर हैं विक्टर रूम. बेटा विक्टर रूम ने हमें क्या समझाया? विक्टर रूम ने हमें क्या समझाया, सुनिएगा गौर से. बेटा विक्टर रूम हमें ये समझाते हैं, सुनना, कि मोटिवेशन में सिर्फ आउटकम का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है. बेटा मोटिवेशन में सिर्फ आउटकम का वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर आर टू मोर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. एक है एक्सपेक्टेंसी और एक है इंस्ट्रूमेंटेलिटी. बेटा थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, बहुत प्यार से समझ आएगी, बहुत अच्छी थ्योरी है इसकी. बेटा मैं हमेशा कहता हूं कि F1 का पेपर सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ो, ये तुम्हें एक रियल लाइफ लर्निंग दे रहा है. बेटा कल तुम लोग बिजनेस ओनर्स बनोगे, कल तुम एम्प्लॉयर्स बनोगे, तुम्हारे नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, तुम्हारे नीचे फॉलोअर्स होंगे. मैं जब भी मैनेजर हायर करता हूं मैं हमेशा उसे एक बात कहता हूं कि ऐसे काम करो कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट तुम्हें अपना गुरु माने, अपना पीर माने, तुमसे इंस्पिरेशन लें. तो बेटा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज चैप्टर्स ऑफ मोटिवेशन, आप लोग इसे सीखो. कल आप लोग एम्प्लॉयर्स बनोगे, बिजनेस ओनर्स बनोगे. आपने अपने फॉलोअर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है ताकि वो आपसे इंस्पायर हो, वो बोले हाँ यार मैंने मैनेजर बनना है इस जैसा. ओके. सो विक्टर रूम हमें क्या समझाते हैं? बेटा विक्टर रूम हमें ये समझाते हैं कि जो फोर्स ऑफ मोटिवेशन है, बेटा एक इंसान में जो मोटिवेशन की फोर्स आती है, एक इंसान में जो मोटिवेशन की क्या आती है, फोर्स आती है, जो ताकत आती है. देखो बेटा मेरा जिंदगी में एक मानना है कि हम किसी भी चीज के पीछे मोटिवेशन से पड़ गए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. सही है भाई, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो अब देखो विक्टर रूम ने कहा अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय में मोटिवेशन की फोर्स आए, आपके एम्प्लॉय में मोटिवेशन की क्या है, फोर्स आए, तो उसकी तीन चीजों पर नजर डालें. पहला है वैलेंस. वैलेंस का मतलब है कि जो आउटकम आप उसे ऑफर कर रहे हो, बेटा वैलेंस का मतलब है जो आउटकम, जो रिवॉर्ड आप उसे ऑफर कर रहे हो. देखो इधर वैलेंस, वैलेंस का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड. जो रिवॉर्ड आप उससे ऑफर कर रहे हो, क्या वो रिवॉर्ड उसकी नजर में वैल्यू रखता है? देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. क्या वो रिवॉर्ड उसकी नजर में वैल्यू रखता है? अब मैं आपको इधर एक मसला समझाऊं. कितनी बार ऐसा होता है कि एक रिवॉर्ड मेरी तुम्हारी नजर में तो वैल्यू रखता है, लेकिन उस थर्ड पर्सन की नजर में उसकी वैल्यू नहीं होती. द फर्स्ट थिंग इज कि क्या वो रिवॉर्ड उस इंप्लॉई की नजर में वैल्यू रखता है. द वैलेंस, द वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड. फिर इसने कहा इसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई, प्लस नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है. बेटा मल्टीप्लाई की खास बात क्या होती है कि अगर एक चीज भी जीरो हो गई तो ओवरऑल आंसर जीरो हो जाएगा. मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइड बाय नंबर टू, इंस्ट्रूमेंटेलिटी. नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी? बेटा इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब ये बिलीव होना
कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो उसे उस आउटकम तक पहुंचा देगा। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी? बिलीव बिलीव दैट द पाथ इज राइट। जो रास्ता उसने इख्तियार किया है वो रास्ता सही रास्ता है। इट इज द राइट पाथ टू द रिवॉर्ड। अगर मेरा बिलीव ही नहीं है तो याद रखना मोटिवेशन नहीं होगी। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर्स टीचर्स ये आपको एक बात कहते हैं कि भाई पहले बिलीव तो ले आओ। बिलीफ ये यकीन होना कि जिस रास्ते को मैं इख्तियार कर रहा हूं वो रास्ता सही रास्ता है, और फिर इसे मल्टीप्लाई करना एक्सपेक्टेंसी से, ई से। व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि क्या वो उसे पूरा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। वेदर ही विल बी एबल टू डू इट और नॉट। होप, क्या वो उसे पूरा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। वेदर ही विल बी एबल टू डू इट और नॉट। एक्सपेक्टेंसी को मैं आसान अल्फाज में बोल दूं कि उसके दिल में उम्मीद कितनी है। अब मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूं, बड़ी प्यारी मिसाल दूंगा। बेटा आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कराची बोर्ड, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कराची बोर्ड से 9 मैट्रिक इंटर करके आए हैं? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कराची बोर्ड से 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर करके आए हैं? बेटा बहुत सारे बच्चे हैं भाई माशाल्लाह, सबने बोला मी हियर ये वो। अच्छा बेटा मेरा आप लोगों से एक सवाल है। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो हमारा मैट्रिक बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, मैं आपको बोलूं कि यार आप पढ़ोगे तो आपकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, आप पढ़ोगे तो आपकी क्या आएगी? फर्स्ट पोजीशन आएगी पूरे सूबे में, और अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आई तो मैं आपको 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। सुनना बेटा, आप समझो कि आप एक आम बच्चे हो, आप इस शहर के नॉर्मल सिटीजन हो। मैं आपको बोलूं बेटा आप पढ़ाई करो, आपकी अगर फर्स्ट पोजीशन आई तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। क्या बोलूं मैं आपको? बेटा आप पढ़ाई करो, आप क्या करो? पढ़ाई करो, अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आई तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो आपको पता है आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे क्या जवाब देंगे? बताएं भाई क्या जवाब देंगे? अभी भी वो जवाब मुझे नहीं मिला, क्या जवाब देंगे? बच्चा मुझे बोलेगा कि सर मैं जितना भी पढ़ लूं मेरी फर्स्ट पोजीशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि एंड में वो पोजीशन पढ़ाई से नहीं आती बल्कि पैसा खिलाकर आती है। निजाम खराब है, सब जानते हैं, सीधी बात है भाई। बच्चा बोलेगा सर मैं जितना भी पढ़ लूं, मैं जितना भी पढ़ लूं, क्योंकि निजाम खराब है, करप्शन है, तो फर्स्ट पोजीशन पढ़ाई से नहीं आती, वो रिश्वत से आती है। अब इधर सुनना मसला, जल्दी बताओ भाई, बेटा इन तीनों में से किस चीज में मसला आ रहा है? बोलो यार, बेटा इन तीनों में से किस चीज में मसला आ रहा है? इन तीनों में से किस चीज में मसला आ रहा है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी में मसला आ रहा है। बेटा 10 लाख रुपए की वैल्यू तो है, वैल्यू के वैल्यू तो है, वैल्यू के रख दिए 100 नंबर। एक्सपेक्टेंसी भी है, बच्चे ने कहा कि हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेलिटी, उसे बिलीफ ही नहीं है। उसने कहा कि यहां तो पढ़ने से पोजीशन ही नहीं आती साहब, यहां तो करप्शन है, रिश्वत देकर पोजीशन आती है। यानी उसे ऐसा लगता है कि ये रास्ता ही सही नहीं है, यानी पढ़ कर तो पोजीशन आती ही नहीं है। अब जब मसला इंस्ट्रूमेंटेलिटी पर आ गया तो उसको रास्ते पर ही यकीन नहीं है। जब मसला इंस्ट्रूमेंटेलिटी पर आ गया, जब उसे उस रास्ते पर ही यकीन नहीं है, तो कभी भी जान नहीं मारेगा।
क्योंकि वो बोलेगा कि जिस रास्ते पर आप मुझसे मेहनत करा रहे हो वो रास्ता ही गलत है। नहीं समझ आई बात? वैलेंस उस आउटकम की वैल्यू, वैलेंस उस आउटकम की वैल्यू, इंस्ट्रूमेंटेलिटी इस बात का बिलीव कि जिस तरफ मेहनत करवाई जा रही है वो रास्ता सही है या नहीं है। और तीसरा वर्ड है एक्सपेक्टेंसी, कि क्या मैं ये कर सकूंगा या मैं नहीं कर सकूंगा, यानी क्या मेरे अंदर ये पोटेंशियल है या नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी नजर में आउटकम की वैल्यू भी होती है, कितनी बार ऐसा होता है बेटा कि हमारी नजर में आउटकम की वैल्यू भी होती है। नंबर वन, बेटा हमारी नजर में किसकी वैल्यू होती है बेटा? आउटकम की वैल्यू भी होती है। नंबर टू, हमें ये पता भी होता है कि हम ये कर लेंगे, हमें ये पता भी होता है कि हम ये कर लेंगे, एक्सपेक्टेंसी भी होती है। लेकिन मसला किस चीज का होता है बेटा? मसला किस चीज का होता है बेटा? मसला होता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी का। हमारा उस रास्ते के ऊपर बिलीफ ही नहीं होता, हमारा उस रास्ते के ऊपर बिलीफ ही नहीं होता। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। आपको पता है बहुत सारे मोटे लोग जिम क्यों नहीं जाते? वजन कम करने। बहुत सारे मोटे लोग वजन कम करने जिम क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको इंस्ट्रूमेंटेलिटी पर डाउट होता है। नहीं 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 नहीं, एक्सपेक्टेंसी के लिए तो फिर वो कहते हैं यार चलो मैं जान मार लूंगा। उन्हें इंस्ट्रूमेंटेलिटी पर डाउट होता है। होता क्या है बेटा, आप जिम जाना शुरू करो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते आपने एक्सरसाइज करी, क्या आपका वजन कम होगा 2 हफ्ते में? बोलो, कुछ भी नहीं होगा। 2 हफ्ते तक तो बाल बराबर फर्क नहीं आ रहा होता, 2 हफ्ते तक तो फर्क ही नहीं आता। ये तो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट होता है ना, कि शुरू में 2 3 4 हफ्ते फर्क नहीं आता और फिर एकदम तेजी से एक्सपोनेंशियल हिट आता है। क्योंकि चर्बी पिघलती है ना बेटा, थोड़ा वक्त लगेगा। अब गेम को समझो। भाई मोटा आदमी है, वजन कम करना है, पतला होना है। सुनिएगा, मोटा आदमी है, वजन कम करना है, पतला होना है, वैलेंस वैल्यू ऑफ द आउटकम तो है। दिल मार के खड़ा भी हो जाता है एक्सरसाइज के लिए, एक्सपेक्टेंसी दिल को मनाता है कि मैं कर लूंगा। होता क्या है? लैक ऑफ बिलीफ। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब 15 दिन तक कुछ नहीं होता तो फिर क्या बोलता है? बोला यार शायद एक्सरसाइज से मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो बिलीव जैसे ही उसका शेडी हो जाता है, जैसे ही उसका बिलीव शेक मारता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, अगले बंदे को ये बिलीव दिलवाना कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता सही है। जब उसको इस चीज पर बिलीफ आ जाएगा, फिर दूसरा काम करना है एक्सपेक्टेंसी पर, उसको ये उम्मीद दिलवानी कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और फिर आउटकम की अगर उसकी नजर में वैल्यू होगी तो फिर तो ऐसी मोटिवेशन होगी जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। द फोर्स ऑफ मोटिवेशन। So, the room's expectancy theory is based on a simple calculation. The expectancy equation is F is equal to V into E into I. अच्छा, अभी एक बच्चे ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल किया अभी। बोला सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय की नजर में किस रिवॉर्ड की वैल्यू है? हमें कैसे पता चलेगा कि किस इंप्लॉई की नजर में किस रिवॉर्ड की वैल्यू है? बेटा यही तो इंटरपर्सनल स्किल होता है, अगले की जरूरत को समझना। एक अच्छा इंटरपर्सनल स्किल वाला बंदा कौन है? एक अच्छा इंटरपर्सनल स्किल वाला इंसान कौन है? जो अगले की जरूरत को समझे। बेटा उसकी जरूरत को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझो, उसकी एज को समझो, उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को समझो, उसकी जरूरत को समझो। बेटा कुछ लोगों की जरूरत पैसे हैं, फिजियोलॉजिकल,
कुछ लोगों की जरूरत रिस्पेक्ट है। आपको पता है कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए पैसे देना जरूरी नहीं है, उनको आप थोड़ी सी रिकग्निशन दे दो, उनको आप थोड़ी सी क्या दे दो, रिकग्निशन दे दो, थोड़ा सा उनकी सर्विसेज को रिकग्नाइज कर लो, चार मीठे बोल बोल दो, वो खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगले की जरूरत क्या है, ताकि आप उसे वो आउटकम दो जिसकी उसकी नजर में वैल्यू है, ताकि आप उसे वो आउटकम दो जिसकी उसकी नजर में क्या है बेटा, वैल्यू है, बैलेंस ऑफ द आउटकम। फिर दूसरा, उसे बिलीव दिलवाओ कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो इस रास्ते पर ग्रोथ है, यानी उसमें इंस्ट्रूमेंटेलिटी डेवलप करवाओ। और फिर तीसरा, एक्सपेक्टेंसी डेवलप करवाओ। व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? उसको ये होप दिलवाओ कि यस यू कैन डू इट। बेटा आपको पता है मैं बीइंग अ टीचर सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाता हूं। बीइंग अ टीचर जो मेरा काम एक है टेक्निकल नॉलेज देना, लेकिन बीइंग अ टीचर मेरा काम एक और भी है कि मैंने आप लोगों को वो ब्राइट फ्यूचर दिखाना है, ताकि आपके दिल में पढ़ने की वैल्यू डेवलप हो, आपके दिल में वैलेंस डेवलप हो। बेटा अगर आपके दिल में वैलेंस डेवलप नहीं हुई होती ना, तो फिर बच्चे कैसी बातें करने लग जाते हैं, सर करीम पे गाड़ी चलाते हैं वहां भी 50,000 रुपए मिलते हैं। अब इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि पढ़ लेने की क्या वैल्यू है भाई। पढ़ने के बाद करीम पर गाड़ी चलाना, पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, पढ़ने का मतलब हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उसके दिल में आपने वैलेंस वैल्यू डेवलप करवानी है, उसके दिल में आउटकम की क्या डेवलप करवानी है, वैल्यू डेवलप करानी है, बैलेंस डेवलप करवानी है। फिर उसे इंस्ट्रूमेंटेलिटी उसे समझाना है कि देखो बेटा पढ़कर ही ये सब हासिल हो सकता है, उसे बिलीव डेवलप करवाना है। और फिर उसके दिल में एक्सपेक्टेंसी डेवलप करवानी है कि यस यू कैन डू इट, व्हेन ही कैन डू इट, व्हेन शी कैन डू इट, व्हेन ही कैन डू इट, देन यू आल्सो कैन डू इट। बस ये तीन काम आप कर लो बेटा, फिर फोर्स ऑफ मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। अच्छा बेटा एक बात, मैं एक बच्चे ने यहाँ सवाल किया तो मैं जवाब दे दूं, वैलेंस का मतलब सिर्फ पैसे रिवॉर्ड नहीं है, वैलेंस वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड में प्रमोशन भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड में रिकग्निशन भी हो सकता है, जॉब टाइटल भी हो सकता है, स्टेटस भी हो सकता है। ओके, F, the force or strength of the individual motivation to behave in a particular way. Valence, the strengths of the individual preference for a given outcome or reward. कि उस इंडिविजुअल की नजर में वो गिवन आउटकम या रिवॉर्ड की क्या वैल्यू है, क्या प्रेफरेंस है। Expectancy, the individual perception that the behavior will result in a particular reward. Instrumentality, the individual's belief that achieving a particular performance goal will lead to a reward. उसका ये बिलीफ होना कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं, जिस परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव की मैं तरफ जा रहा हूं, वही मुझे वो रिवॉर्ड दिलवाएगा। तो V is the value of the reward, the preference. Instrumentality is the belief कि जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस गोल की तरफ वो जा रहा है वही उसे रिवॉर्ड दिलवाएगा, यानी वो रास्ता सही रास्ता है। ई इज द एक्सपेक्टेशन कि उसकी परसेप्शन, उसकी होप, उसका यकीन कि हाँ वो ये कर सकता है। बेटा देखिए एक बात को समझें, एवरीवन हैज डिफरेंट गोल्स, एवरीवन हैज डिफरेंट गोल्स। देखिए आज आपकी लाइफ लेवल पर जिस पर आप खड़े हो, आज आपका गोल क्या होता है? आज आपका गोल होता है कि यार हमने पैसा कमाना है, हमने अच्छी जॉब हासिल करनी है, हमने बड़ा कारोबार करना है, वी हैव टू बी सक्सेसफुल। उस सक्सेस की आपकी नजर में क्या वैल्यू है? सबसे पहली चीज बैलेंस। दूसरा, बेटा हर बच्चा अलग अलग तरफ अपनी मेहनत ताकत लगा रहा है,
कोई समझता है कामयाब होने का रास्ता है पढ़ाई करनी है, अच्छी डिग्री लेनी है और बड़ी जॉब करनी है। कोई समझता है कामयाब होने का मतलब डिग्री विग्री नहीं है, कोई स्किल हासिल करना है और उससे आगे बढ़ना है। कोई समझता है कि कामयाब होने का तरीका है प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाना, किसी के साथ जुड़ जाना। और कुछ ये समझते हैं कि कामयाब होने का तरीका है कि किसी अमीर बाप की बच्ची को पटा लेना, कोई बाटवा मेमन वाले को पकड़ लेना है। तो हर बंदा अपने अपने पाथ पर मेहनत कर रहा है। लाइटर नोट पे बोला था, भाई नाराज नहीं हो जाना। हर बंदा अपने अपने पाथ पर मेहनत कर रहा है। किसी की मेहनत क्या है कि हमें डिग्री लेनी है, पढ़ना है, तो वो उस पाथ पर मेहनत करेगा, उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी उस तरफ है। किसी का यकीन क्या है कि मुझे कोई स्किल सीखना है। समझ तुम लोग को देर से आया बेटा। बेटा किसी का मकसद क्या है कि हमें कोई स्किल सीखना है। किसी का यकीन क्या है कि भाई कामयाब होने का रास्ता ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है। और किसी का मकसद ये है कि किसी अमीर को पटा लेना है, किसी अमीर लड़के को पटा लो या किसी अमीर लड़की को पटा लो जिसका बाप अमीर है, तो उधर से काम बन जाएगा। हर बंदा अपनी अपनी डायरेक्शन में मोटिवेशन के साथ काम कर रहा है। क्योंकि देखो ना, मसला इंस्ट्रूमेंटेलिटी का है। सबकी बिलीफ टू द राइट बात अलग अलग है। सबका बिलीफ टू द राइट बात अलग अलग है। अब जो सबका बिलीफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी अलग अलग है, तो फिर एक्सपेक्टेंसी पर काम है कि होप, कि भाई एक एक्सपेक्टेंसी हो कि यस आई कैन डू इट। फिर देखो हर बंदे की अपनी अपनी मोटिवेशन है। एंड आई बिलीव कि ये तीनों वर्ड्स मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके दरमियान साइन है मल्टीप्लीकेशन की। अगर एक चीज भी मिसिंग होगी तो मोटिवेशन नहीं होगी। In this equation, the lower the value of valence, expectancy or instrumentality, the less the motivation. An employee may have a high expectation that increased productivity will result in promotion, but if they are indifferent or negative towards the idea of promotion, they will not be motivated to increase the productivity. बेटा देखो, एक एम्प्लॉई के दिल में एक्सपेक्टेंसी हो सकती है कि अगर मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा तो मैं प्रमोट होऊंगा। लेकिन अगर प्रमोशन के ख्याल पर वो नेगेटिव है या इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट का मतलब क्या है, वो समझता है कि प्रमोशन होने से कोई फायदा नहीं होगा, या वो प्रमोशन समझता है कि अगर प्रमोशन हुआ तो मुझे लेट सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, मेरा काम बढ़ जाएगा। अगर वो इस तरह की सोच रखता है, अगर वो इस तरह की सोच रखता है कि अगर मेरी प्रमोशन वगैरह हुई तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, या वो ये समझता है कि प्रमोशन होने से तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर उसके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल है, तो फिर वो कभी भी प्रमोशन के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा। Likewise, if promotion is very important to them, but they do not believe that higher productivity will get them promoted, their motivation will be low. अगर उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी जितनी भी बढ़ा लो प्रमोशन तो होनी ही नहीं है, तो भी वो काम नहीं करेंगे दिल लगाकर। So when we talk about the विक्टर रूम ने कहा कि जरूरी है कि उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू हो। देखो बेटा, यहां क्या कहा जा रहा है, बेटा ये एक एग्जाम्पल दी जा रही है। बेटा वो क्या कह रहा है, जरूरी है कि उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू हो। अगर उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू ही नहीं है, अगर उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू ही नहीं है, देखो, बट इफ दे आर इनडिफरेंट और नेगेटिव टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ द प्रमोशन, अगर उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू ही नहीं है तो कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा। बेटा अगर उसकी नजर में, इफ दे आर इनडिफरेंट और नेगेटिव टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ द प्रमोशन, अगर उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू ही नहीं है तो कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा। या 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 फिर क्या बोला गया, बट दे डू नॉट, या फिर उनके दिल में ये बिलीव ना हो
लैक ऑफ बिलीफ हो, किस चीज का लैक ऑफ बिलीफ हो? दे डू नॉट बिलीव दैट हायर प्रोडक्टिविटी विल गेट देम प्रोमोटेड, तो भी वो उनकी जो मोटिवेशन होगी वो कैसी होगी? लो होगी। तो विक्टर रूम क्या कह रहा है कि उसकी नजर में एक तो प्रमोशन की वैल्यू हो, बैलेंस हो, एक तो उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उसके दिल में ये बिलीफ हो। बेटा दूसरा उसके दिल में क्या हो बेटा? ये बिलीफ हो। किस चीज का बिलीफ हो बेटा? बेटा किस चीज का बिलीफ हो? इस बात का बिलीफ होना, बेटा उसके दिल में इस बात का बिलीफ हो कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा तभी मैं प्रमोट होऊंगा। अगर वो ये बिलीव करता है कि प्रोडक्टिविटी का प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो यकीन करो वो कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा। बेटा यकीन करो कि फिर वो कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा। बेटा फिर वो कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा। एक तो उसके दिल में यकीन हो कि मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैं प्रमोट होऊंगा, और दूसरा उसकी नजर में प्रमोशन की वैल्यू हो। ये दोनों चीजें होंगी तभी वो मोटिवेशन से काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके, सो देखिए बेटा, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, क्या डिबेट हुई कि हाउ वी शुड मोटिवेट द पीपल। कंटेंट स्कूल का मानना क्या है बेटा? कि आप लोगों को राइट कंटेंट, राइट रिवॉर्ड, राइट आउटकम ऑफर करें, वो मोटिवेट हो जाएंगे। इब्राहिम मैस्लो और हर्ट्जबर्ग ने कंटेंट के ऊपर बात करी है। विक्टर रूम ये कहता है कि कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग्स आर एक्सपेक्टेंसी, वैल्यू ऑफ द आउटकम, इंस्ट्रूमेंटेलिटी। यानी इसने कहा कि सिर्फ ओनली कंटेंट को अहमियत ना दें, अदर चीजों को भी इंपॉर्टेंस दें। क्या करें बेटा? अदर चीजों को भी इंपॉर्टेंस दें। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई है। इज इट क्लियर बेटा? बोलें। नाउ बेटा अब यहां से, अच्छा सर लास्ट वाली स्टेटमेंट रिपीट कर दें। बेटा आप ये एग्जाम्पल की बात करें, ये एग्जाम्पल रिपीट करने का कह रहे हैं। बेटा पढ़ें। एन एम्प्लॉई में हैव अ हाई एक्सपेक्टेंसी दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विल रिजल्ट इन प्रमोशन। उसके दिल में यकीन है कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगी। बट इफ दे आर इनडिफरेंट और नेगेटिव टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ द प्रमोशन, उसको यकीन तो है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी तो है, लेकिन उसकी नजर में प्रमोशन का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, तो क्या बोला? दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। बेटा दिल में ये यकीन तो हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा तो प्रमोशन मिलेगी, लेकिन अगर वो प्रमोशन के आइडिया को लेकर बहुत खुश नहीं है, उसकी नजर में प्रमोशन इंपॉर्टेंट चीज ही नहीं है, तो कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा। एक तो ये आइडिया दिया यहां से लेकर यहां तक। फिर दूसरी बात, लाइक वाइज इफ प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी सिचुएशन, अगर उसके लिए प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट दे डू नॉट बिलीव, but they do not believe that higher productivity will get them promoted. उसकी नजर में प्रमोशन की अहमियत तो है, लेकिन उसका यकीन ही नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से प्रमोशन मिलती है, तो भी वो कभी भी मोटिवेटेड नहीं होगा, तो भी उसकी मोटिवेशन लो होगी। तो समझाया ये जा रहा है कि वैल्यू ऑफ द आउटकम भी जरूरी है और साथ में इंस्ट्रूमेंटेलिटी भी जरूरी है। सही है बेटा? यानी कोई एक चीज से मोटिवेट नहीं हो सकता विक्टर रूम ने, क्योंकि यहां जो अपना फॉर्मूला बताया उसमें बीच में साइन मल्टीप्लाई का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। कोई एक चीज से आप मोटिवेट नहीं हो सकते, आपको तीनों चीजें मिलेंगी तो फोर्स ऑफ मोटिवेशन डेवलप होगी ना। बेटा अब यहां से आगे बढ़ते हैं, चूजिंग अ मोटिवेशनल अप्रोच। अब जो हम बात करने लगे हैं बेटा, वो क्या डिबेट है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बेटा बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉई
थोड़ा सा गौर से सुनिएगा बेटा। अगर आप अपने एक एम्प्लॉई को मोटिवेट करना चाहते हो, अगर आप अपने एक एम्प्लॉई को क्या करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ तरीकों पर बात हुई, कुछ एडवाइजेस दी गई। बेटा एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन में बहुत बड़ा रोल होता है उसकी तनख्वाह का, कि आप उसे तनख्वाह सही स्ट्रक्चर में दो, उसे थोड़ी फिक्स्ड सैलरी दो ताकि उसे एक सिक्योरिटी मिले, और उसके साथ साथ उसे कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी दो ताकि वो उसके लिए मोटिवेटर बने। बेटा जब आप एक एम्प्लॉय हायर करते हो, जब आप एक एम्प्लॉय हायर करते हो और आप उसे मोटिवेट करना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसे पे, तनख्वाह सही दो, फिक्स सैलरी भी दो। एक तो उसे क्या दो, फिक्स सैलरी दो, और साथ में उसे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी दो। और क्या करो बेटा, उसके साथ मैनेजमेंट का स्टाइल सही रखो। बेटा देखें जरा गौर से, मैनेजमेंट स्टाइल एज मोटिवेटर। बेटा अगर आपका मैनेजर आपके साथ गलत मैनेजमेंट स्टाइल रखेगा तो याद रखना आप कभी भी मोटिवेट नहीं होगे। उसके साथ मैनेजमेंट का स्टाइल, उसको डील करने का तरीका कार सही इख्तियार करो। अभी अभी हमारी इस पर बात होगी, मैनेजमेंट स्टाइल में थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, उसको डील करने का तरीका सही रखो। डिबेट करेंगे इस पर। तीसरा बेटा, उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना। बेटा उसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना, यह भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है कि उसको पार्टिसिपेशन दी जाए, उसकी भी सुनी जाए। इसी तरह बेटा उसे फीडबैक दिया जाए, यह भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। याद रखिएगा, किसी को 4 लफ्ज तारीफ के बोल देना, फीडबैक। मैं हमेशा ये कहता हूं बेटा, लोगों की तारीफ करना भी एक आर्ट है भाई। बेटा क्या किसी की तारीफ करने में कोई पैसे खर्च होते हैं? है भाई? नहीं होते। लेकिन बेटा हम तारीफ करने में भी कंजूसी करते हैं। माशाल्लाह बेटा, अब आप लोगों की मेरे साथ 3 क्लासें हो गई बेटा। आपको ये 3 क्लासों में बातें समझ आई ना? बेटा ये 3 क्लासें हो गई, बातें समझ आई, पढ़ा, मजा आया। लेकिन देखो किसी ने फीडबैक नहीं दिया। पैसे दिए मुझे, मुझे पढ़ाने के पैसे दिए आप लोगों ने, लेकिन आपने मुझे फीडबैक नहीं दिया। जबकि आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक इज सच अ मोटिवेटर। ये कितनी मोटिवेटिंग चीज होती है। थैंक यू सर, यू आर अ ग्रेट टीचर, या सर टुडेज लेक्चर वाज ऑसम, ब्रिलियंट, गुड। क्या ये फीडबैक इंसानों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे फीडबैक देना शुरू करा, मुझे भी देना है अपनी फीडबैक, लेकिन वैसे जिंदगी में आदत डालें, लोगों को फीडबैक दें। पॉजिटिव फीडबैक इज अ मोटिवेटर। हम शर्माते हैं, हम लोगों को पैसे देने में नहीं शर्माते जिसमें खर्चा होता है। हम लोगों को पैसे देने में नहीं शर्माते जिसमें खर्चा होता है, लेकिन हम फीडबैक में कंजूसी करते हैं। इट इज सच अ बिग मोटिवेटर। फीडबैक एज अ मोटिवेटर, हमेशा लोगों को फीडबैक दें। फीडबैक 2 तरह का, एक है पॉजिटिव फीडबैक, तारीफ। भाई तारीफ तो सबको मोटिवेट करती है। अच्छा, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, कि मुझे अगले की कोई गलती नजर आई। तो बेटा याद रखिए, नेगेटिव फीडबैक भी एक तरीके से दिया जाता है कि उसको हर्ट ना करे जाकर। नेगेटिव फीडबैक दें इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, कि उसकी तारीफ भी करी और साथ में उसे उसका इंप्रूवमेंट एरिया भी बताया। तो फीडबैक इज अ वेरी बिग मोटिवेटर। आप अपनी लाइफ में ट्राई करके देखें, आप देखिएगा इससे बहुत से लोग मोटिवेट होंगे। घर में खाना पके, घर वाले अच्छा खाना पकाएं, फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक दें।
लेकिन हम तमाम लोग फितरतन फीडबैक में बड़े कंजूस हैं। पैसे खर्च करने में हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन तारीफ करने में हमारा दिल छोटा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक इज अ वेरी बिग मोटिवेटर। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नॉट नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव। नेगेटिव ना दें, बुराई ना करें, बुराई की जगह कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एडवाइस करें। कंस्ट्रक्ट नहीं बेटा, देखो नेगेटिव फीडबैक में और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में बहुत फर्क है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, यार आपका खाना अच्छा नहीं था, ये नेगेटिव फीडबैक है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है, यार आपकी ओवरऑल सर्विस बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा आप अगर अपने खाने के टेस्ट को इंप्रूव कर लें तो और क्या बात हो जाएगी। ओवरऑल इट वाज गुड, बट आप और इंप्रूव कर सकते हैं। ये होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सैंडविच अप्रोच में खिलाना, ताकि अगले नाराज भी ना, उसको उसकी इंप्रूवमेंट एरिया भी पता चल जाए और वो नाराज भी ना हो, मोटिवेशन भी दो उसे। सो बेटा, व्हेन वी हायर एन एम्प्लॉय वी हैव टू मोटिवेट इट। ये सब पर अभी आगे बात होगी। है बेटा, ऐसा नहीं कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं यहां रोक दूंगा। देखो अभी ये मैनेजमेंट स्टाइल पर बात होगी, फिर इसी तरह पार्टिसिपेशन के ऊपर बात होगी, सब पर बात होगी। अभी रिवॉर्ड पे वगैरह पर बात होगी, सब पर डिबेट होगी। अभी सिर्फ एक डिस्कशन, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो तो याद रखो कि पे उसे मोटिवेट करती है। याद रखो कि बेटा जो तनख्वाह है, जो पे है, वो उसे क्या करती है बेटा, मोटिवेट करती है। बेटा जो तनख्वाह है, पे है, वो उसे मोटिवेट करती है। बेटा जो मैनेजमेंट का स्टाइल है, बेटा जो मैनेज करने का स्टाइल है, वो उसे मोटिवेट करता है। बेटा पार्टिसिपेशन उसे मोटिवेट करती है, फीडबैक उसे मोटिवेट करता है। जॉब डिजाइन, कि जॉब इटसेल्फ कितनी इंटरेस्टिंग जॉब है, वो उसे मोटिवेट करता है। तो ये जो कुछ लोग दुनिया में समझते हैं कि एम्प्लॉय हमारी तनख्वाह का भूखा है, ऐसा नहीं है बेटा। वो दौर चला गया जब एम्प्लॉय सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता था, वो दौर चला गया। आज घर का चौकीदार, मासी, ड्राइवर भी होता है ना, आप चार उल्टी लफ्ज बोलो तो आपको पलट कर क्या बोलता है कि साहब मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब हुआ सिर्फ पे मोटिवेटर नहीं है। सिर्फ तनख्वाह का ताना देकर आप लोगों से काम नहीं करा सकते। सिर्फ तनख्वाह, अगर आपको अपनी तनख्वाह देने पर गुरूर है तो सर आप जैसे बहुत अमीर दुनिया में मौजूद है भाई। आप जैसे बहुत पैसे वाले मौजूद है जो उसे उस आपसे 2 रुपए ज्यादा दे देंगे। और हकीकत बात है, इंप्लॉय भी अगर 2 रुपए कम पर कहीं और जॉब कर लेगा तो वो भी नहीं मर जाएगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ पे मोटिवेटर नहीं है। याद रखिएगा, सिर्फ पे मोटिवेटर नहीं है भाई, मैनेजमेंट का स्टाइल भी मोटिवेटर है, पार्टिसिपेशन देना भी मोटिवेटर है। पूछ लेना, यार तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है, यार तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है। बेटा ये उसे इतना मोटिवेट करेगा कि तुम उसे एक तरफ 10,000 रुपए दे दो और एक तरफ उसकी पार्टिसिपेशन ले लो। यार उस एम्प्लॉय की तो जिंदगी बदल जाएगी जब उससे सेठ मशवरा ले। यार तुम्हारा क्या मशवरा है। बेटा जब तुमने उसकी पार्टिसिपेशन ले ली तो फिर सोचो वो उस डिसीजन को कितना ओन करेगा, यानी फिर वो उस चीज पर कितनी जान मारेगा कि यार ये मेरे मशवरे पर हो रहा है, अगर गलती हो गई तो मेरी सेठ के सामने इज्जत कम हो जाएगी। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, ये पेपर सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना भाई, ये पेपर की तो बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कल आप एम्प्लॉयर बनोगे, कल आप मैनेजर बनोगे, आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, आपको उन्हें मोटिवेट करना होगा। तो मेरे भाई सिर्फ पैसों से लोग मोटिवेट नहीं होते, सिर्फ पैसों से लोग मोटिवेट नहीं होते। द राइट मैनेजमेंट स्टाइल लोगों को मोटिवेट करता है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाना लोगों को मोटिवेट करता है, उनका मशवरा ले लेना, उनका ओपिनियन ले लेना उन्हें मोटिवेट करता है। फीडबैक, तारीफ, फीडबैक तारीफ कर देना उन्हें मोटिवेट करता है। और फिर जॉब डिजाइन ऐसा बनाएं, बेटा जॉब डिजाइन से क्या मुराद होती है कि जॉब डिजाइनों से प्रॉपर अथॉरिटी दें, जॉब डिजाइनों से थोड़ा टास्क वैरायटी दें कि उसके पास मल्टीपल टास्क हो, ताकि उसका जॉब का डिजाइन ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो। तो जब तुम एक एम्प्लॉय को ये 5 चीजों पर वर्क करोगे, जब तुम एक एम्प्लॉय को ये 5 चीजें दोगे, तो याद रखना फिर वो मोटिवेटेड होगा। फिर जो उसमें मोटिवेशन की पावर होगी, दैट इज अनइमेजिनेबल। ओके बेटा, अब हमारे पास सबसे पहली चीज है मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई। असल में ये क्या है बेटा, ये है मैनेजमेंट स्टाइल्स। ये है असल में मैनेजमेंट स्टाइल्स एज अ मोटिवेटर। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई असल में दो मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं जो एक राइटर मिक ग्रेगर ने बयान किए थे। अब इनके ऊपर बात शुरू करते हैं। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट स्टाइल्स। अब मैनेजमेंट स्टाइल्स एज अ मोटिवेटर के ऊपर हमारे पास एक राइटर है मिक ग्रेगर, जिन्होंने दो अप्रोचेस बताई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। बेटा मिक ग्रेगर क्या समझा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। मिक ग्रेगर का ये मानना है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के दो प्राइमरी स्टाइल्स हैं, डील करने के, मैनेज करने के दो प्राइमरी स्टाइल हैं। सुनिएगा, मिक ग्रेगर का ये मानना है कि एम्प्लॉइज को मैनेज करने के दो प्राइमरी स्टाइल हैं। एक स्टाइल है जिसे उन्होंने नाम दिया थ्योरी एक्स। बेटा थ्योरी एक्स का स्टाइल क्या कहता है, थ्योरी एक्स का स्टाइल ये कहता है कि एम्प्लॉइज नेचुरली काम करना पसंद नहीं करते। थ्योरी एक्स क्या कहता है कि एम्प्लॉइज नेचुरली काम करना पसंद नहीं करते और उन्हें आपने चलाना है कैरेट एंड स्टिक स्टाइल से। थ्योरी एक्स वाले मैनेजर्स क्या मानते हैं कि एम्प्लॉइज नेचुरली काम करना पसंद नहीं करते और आपने उन्हें किस स्टाइल से चलाना है बेटा, कैरेट एंड स्टिक स्टाइल से। Now, what is carrot and stick style? Carrot is the reward and stick is the punishment. थ्योरी एक्स वाले मैनेजर्स ये कहते हैं कि अगर आप अपने इंप्लॉइज से काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड की लालच और पनिशमेंट का डर, इन दो चीजों से चलाएं। रिवॉर्ड की अट्रैक्शन दें, वो काम करेंगे, और जब वो काम ना करें तो उनके दिल में पनिशमेंट का डर डालें तो वो काम करेंगे। थ्योरी एक्स मैनेजर्स ये कहते हैं कि एम्प्लॉइज को अथॉरिटी, ऑटोनॉमी, ये चीजें देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय से काम कराना चाहते हो तो सिंपल अप्रोच है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच। बस एक मैनेजमेंट अप्रोच ये है। दूसरी मैनेजमेंट अप्रोच है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई का मानना ये कि एम्प्लॉइज काम करना चाहते हैं और अगर आप उन्हें मोटिवेट करना चाहते हो तो आप उन्हें अथॉरिटी दो, उन्हें पार्टिसिपेशन दो, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उन्हें चैलेंजिंग जॉब दो। बेटा ये दो मैनेजमेंट की स्टाइल्स हैं जो मिक ग्रेगर ने बयान किए। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है बेटा कि अगर आप थ्योरी एक्स अप्लाई करोगे, व्हाट इज थ्योरी एक्स? थ्योरी एक्स की बेसिक अजम्पशन ये है कि एम्प्लॉय काम करना नहीं चाहता और अगर आप उससे काम कराना चाहते हो तो कैरेट एंड स्टिक। व्हाट इज कैरेट एंड स्टिक? रिवॉर्ड पनिशमेंट, रिवॉर्ड पनिशमेंट, इससे चलाओ। और थ्योरी वाई का मानना क्या है
कि एम्प्लॉय काम करना चाहता है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आप उसे चैलेंजिंग जॉब दो, आप उसे लर्निंग दो, आप उसे एडवांसमेंट दो, आप उसे ग्रोथ दो, वो काम करेगा। आपके ख्याल में थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई कौन सी ज्यादा मोटिवेटिंग होती है? अच्छा, अब देखें, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने थ्योरी वाई बोला। क्यों थ्योरी वाई बोला, मैं आपको ये समझाता हूं। बेटा, आप तमाम लोग एजुकेटेड स्किल्ड पीपल हो। स्किल्ड आदमी हमेशा थ्योरी वाई को पसंद करेगा। स्किल्ड आदमी हमेशा किसे पसंद करेगा? थ्योरी वाई को पसंद करेगा। व्हाट इज थ्योरी वाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग, ग्रोथ, अथॉरिटी, इन चीजों को पसंद करेगा। लेकिन आपको पता है बेटा, दुनिया में एक तबका और है, लेबर तबका, अनस्किल्ड वर्कर्स, मजदूर तबका। मजदूर तबका थ्योरी एक्स में काम करता है। थ्योरी एक्स है कैरेट एंड स्टिक स्टाइल। उन्हें रिवॉर्ड दो, आज अच्छा काम किया 500 रुपए का बोनस दो, 200 रुपए का बोनस दो, उन्हें रिवॉर्ड दो। और जब वो काम ना करें तो उन्हें पनिशमेंट दो, तनख्वाह काट लो, छुट्टी बंद कर दो। थ्योरी एक्स से चलाओ। बेटा, आप मेरी बात को गौर से सुनना। बेटा, मैं क्योंकि खुद एक टीचर हूं, एजुकेटेड आदमी हूं, तो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा डील किया है। यानी मेरा मानना था थ्योरी वाइज स्टाइल। अच्छा, हमारे घर में जो हमारी मदर, अम्मी वगैरह, जो वर्कर से घर में जो मासी, चौकीदार, गार्ड होते हैं, तो अपने घर की ये जो माएँ होती हैं, ये आमतौर पर लेबर के साथ कौन सी अप्रोच रखती है? थ्योरी एक्स। आपने देखा होगा, ये जो घर में मासियां, काम वाली, ये जो नौकर चाकर होते हैं, इनके साथ घर वाले थ्योरी एक्स अप्रोच रखते हैं। अच्छा, जब ये लोग थ्योरी एक्स अप्रोच रखते थे तो मैं इनसे डिसएग्री करता था। क्या ये गलत बात है? आप इन्हें बस कैरेट और स्टिक, रिवॉर्ड पनिशमेंट, रिवॉर्ड पनिशमेंट, छुट्टी करी तनख्वाह काट ली है, छुट्टी करी तो लेट जाने दिया, अच्छा काम किया तो 100 रुपए का रिवॉर्ड दे दिया। तो मैं डिसएग्री करता था, मैं कहता था देखो ये सही तरीका नहीं है। मेरा मानना था थ्योरी वाई, आप उन्हें जिम्मेदारी दे दो, वो काम कर लेंगे। लेकिन मेरी ये सोच बदल गई कब? जब मैंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई और जब मैंने लेबर के साथ डील करना शुरू किया। तो जब मैंने लेबर के साथ डील किया तो मैंने कहा यार, घर वाले सही करते थे। लेबर तो एक अलग नस्ल है, लेबर एक अलग अप्रोच है, एक अलग स्कूल है, हम उस स्कूल से बिलोंग ही नहीं करते। आप ये समझ लो कि आप लेबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, आप उन्हें लर्निंग दे दोगे, ग्रोथ दे दोगे, वो उससे मोटिवेट होंगे? ऐसा नहीं है। वो चलते हैं थ्योरी एक्स से। Carrot, when they do good, give them a carrot. What is a carrot? Give them a reward, give them monetary compensation. And when they do not comply with the rule, when they do not follow the rule, give them a punishment. अब इधर समझिएगा बेटा, जो लो लेवल वर्कर्स होते हैं, बेटा जो कैसे वर्कर्स होते हैं? लो लेवल वर्कर्स होते हैं। बेटा, जो लो लेवल वर्कर्स होते हैं उनके साथ जो अप्रोच है वो थ्योरी एक्स की अप्रोच है। बेटा, जो लो लेवल वर्कर्स होते हैं उनके साथ जो अप्रोच है वो थ्योरी एक्स की अप्रोच है। लेकिन जब आप मैनेजर्स के साथ डील करते हो, जब आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हो जो एक रीजनेबल लेवल पर होते हैं, जब आप पढ़े लिखे लोगों के साथ डील करते हो, तो आप थ्योरी वाइज से चलते हो। बेटा, अब आप इधर एक गेम को समझो। बेटा, आप घर के चौकीदार को, घर के जो वर्कर्स होते हैं, सफाई वाले होते हैं, अगर आप इन्हें थ्योरी वाइज से चलाना शुरू करोगे तो क्या ये मोटिवेट होंगे? यानी आप इन्हें 100 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस ना दो, बल्कि आप इन्हें मोटिवेट करने के लिए लर्निंग दो, ग्रोथ दो, ये कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे। इनकी खुशी क्या है? स्मॉल रिवॉर्ड्स। यानी उन्हें आपने चलाना है थ्योरी एक्स से। अच्छा, अब अगर आपने अपनी पढ़ी लिखी लेबर को, अगर आपने अपने मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को थ्योरी एक्स में चलाया, तो वो नाराज हो जाएंगे, वो तब जाएंगे।
वो बोलेंगे यार ये कोई बदतमीजी कर रहा है, यानी उसने अच्छा काम किया, आपने कहा भाई बड़ा अच्छा काम किया, ये लो तुम्हें 50,000 रुपए दिए, चलो भागो यहां से। गलत। उन्हें थ्योरी एक्स से नहीं चलाना चाहिए था, उन्हें चलाना चाहिए था थ्योरी वाई से। उनके लिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, उनके लिए क्या है, उनके लिए रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ये चीजें मोटिवेटिंग फैक्टर होती हैं। बेटा कुछ लोगों को थ्योरी एक्स से चलाना है, लेकिन कुछ लोगों को थ्योरी वाई से चलाना है। एक अच्छा मैनेजर वो है जो अपने हर स्टाफ के साथ उस पर्टिकुलर बंदे के मुताबिक राइट मैनेजमेंट अप्रोच ले। अगर आप सीनियर स्टाफ के साथ, अगर आप स्किल्ड लेबर के साथ थ्योरी एक्स चलाओगे तो भाग जाएगी। कि स्किल्ड लेबर बोलेगी कि यार तुमने मुझे क्या अपना बेबी समझा हुआ है, छोटू समझा है, कैरेट एंड स्टिक से चला रहे हो। सही। तो बेटा इधर समझे, मिक ग्रेगर हमें क्या समझा रहा है। मिक ग्रेगर साहब हमें ये समझा रहे हैं कि व्हेन यू हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, when you have to motivate the employees, it is very important that you take the right approach. सुनिएगा मेरी बात, when you have to motivate the employees, it is very important that you take the right approach, right management style towards them. If they are unskilled labor, if they are low level workers, go for theory X. What is theory X? Carrot and stick, punishment reward, punishment reward. अच्छा काम करें रिवॉर्ड दो, बुरा काम करें पनिशमेंट लगाओ। But when you are dealing with skilled labor, when you are dealing with mature workers, when you are dealing with senior staff, don't go for theory X, भाग जाएंगे भाई। Go for theory Y, go for appreciation, go for recognition, go for learning, go for responsibility. So हर एम्प्लॉई के साथ राइट अप्रोच को अडॉप्ट करना है। बेटा लेबर तबका पनिशमेंट से डिमोटिवेट नहीं होता, पनिशमेंट के डर से वो मोटिवेटेड रहता है। देखो एक बात को आप समझो, बेटा लेबर तबका बड़ा विजन समझ ही नहीं सकता। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं लेबर तबके को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, बेटा मैं अपनी फैक्ट्री की लेबर को बुलाऊं, मैं बोलूं कि यार ये मेरा 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, आप लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी से काम करना है, और अब आप लोग खुद अच्छे बुरे का फैसला करो और आप लोग अच्छे से काम करो। लेबर अच्छा काम नहीं करेगी। लेबर को चलाने का तरीका क्या है? थ्योरी एक्स। आपके पास बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया, आपने कहा बेटा अब आज के बाद किसी ने भी छुट्टी करी निकाल दूंगा, छुट्टी करी तनख्वाह काट दूंगा, एक दिन छुट्टी करी 2 दिन की तनख्वाह काट दूंगा। सजा का डर उन्हें मोटिवेट करता है। समझ रहे हो बेटा? बेटा उन्हें सजा का डर मोटिवेट करता है। तो हर वर्कर के मुताबिक राइट मैनेजमेंट की अप्रोच लो। कुछ वर्कर्स के साथ मैनेजमेंट की अप्रोच थ्योरी एक्स है, कैरेट एंड स्टिक। व्हाट इज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मानना है अट्रैक्शन ऑफ द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की अट्रैक्शन दो, रिवॉर्ड की लालच दो कि मैं तुम्हें 5,000 का बोनस दूंगा, काम करो। उनके दिल में फियर ऑफ पनिशमेंट डालो कि अगर तुमने एक दिन छुट्टी करी 2 दिन की तनख्वाह काट दूंगा। फियर ऑफ पनिशमेंट डालो, वो काम करेंगे। थ्योरी वाई, जब तुम सीनियर एम्प्लॉइज के साथ डील करो तो फिर उनके साथ ये अप्रोच ना लो, बल्कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस तरह से डील करो। अब मैं आपको इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला समझाता हूं, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। बेटा मैं मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में भी पढ़ाने जाता हूँ एज अ विजिटिंग लेक्चरर, कि भाई 1 घंटे का या हफ्ते में कुछ आवर्स कमिटेड होते हैं, लेक्चर देने जाता हूँ। तो जब मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाता हूँ तो मैं उधर डिफरेंट सिस्टम्स को देखता हूँ। आपको पता है कुछ कॉलेजेस ने प्रिंसिपल्स हायर किए हुए होते हैं, वो हम टीचर्स को लेबर की तरह डील करना शुरू हो जाते हैं।
यानी वो हमें क्या कहते हैं कि आप टाइम इन करो, टाइम आउट करो, वरना आपकी सैलरी काट लेंगे, आपने एक दिन छुट्टी करी 2 दिन की सैलरी काट लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या आपके ख्याल में उनकी वो बातें हमें मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए? अगर वो मुझे बोले मैं आपकी एक दिन की सैलरी काट लूंगी, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा काट लो, भागो यहां से। इस बात को समझो बेटा, आपको सीनियर टीचर्स को, सीनियर लोगों को थ्योरी वाइज से चलाना है। हम कोई सफाई वाले प्यून थोड़ी हैं। एक विजिटिंग लेक्चरर जो आपके पास आ रहा है वो 10 जगह और जा रहा है, एक बहुत बड़ा अमाउंट वो अर्न कर रहा है, तो उसको तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तुमने चलाना है थ्योरी वाइज से। उसको तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजन, ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेशन, इन चीजों से चलाना है। उसको तुमने चलाया सजा के डर से, रिवॉर्ड से, वो काम नहीं करेगा। प्रिंसिपल हमें कैसे मोटिवेट करेगा बेटा? प्रिंसिपल हमें मोटिवेट करे पार्टिसिपेशन से। कॉलेज की पॉलिसी बन रही है उसमें बैठाए, हमें विजन समझाए, हमें कॉलेज की एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में इन्वॉल्व करे, तो हम फिर उस इदारे को ओन करेंगे, फिर हम उसे चलाने में मेहनत करेंगे। देखो, सीनियर लोगों को थ्योरी वाई से चलाओ, पार्टिसिपेशन से चलाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर चलाओ। थ्योरी वाई से चलाओ उन्हें। उन्हें आप थ्योरी एक्स से चलाओगे तो वो तो बिदक जाएंगे कि यार ये को बदतमीजी कर रहे हो आप मुझसे। So when you deal with an employee, it is very important that you take the right approach. देखें, मिक ग्रेगर presented two opposing assumptions held by managers about employees, which affected presented two opposing assumptions held by managers about employees, which affected how they managed and motivated them. These theories are opposite ends of a continuum, यानी दो opposite ends हैं, दो opposite approaches हैं. Theory X assumes that individuals inherently dislike the work. इंसानों को काम नहीं पसंद है and will avoid it. A theory X employee prefers to be directed, कि उसे order दो, has little on ambition, उसका जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है, is resistant to the change, must be coerced and controlled. थ्योरी एक्स मैनेजर्स क्या कहते हैं कि आपने हमेशा क्या करना है? इंप्लॉइज को डायरेक्ट करना है, ऑर्डर देकर चलाना है, डायरेक्ट करना है, ऑर्डर देकर चलाना है। वो चेंज को पसंद नहीं करेंगे, उन्हें कंट्रोल करना है, कोर्स माने डरा कर चलाना है। सही है। रेजिस्टेंट टू चेंज के लिए वर्ड यूज किया गुलेबल। गुलेबल का मतलब ये कि वो चेंज को अवॉइड करेंगे। थ्योरी एक्स मैनेजर्स ऑटोक्रेटिक, वेरी गुड वर्ड, ऑटोक्रेटिक स्टाइल लेंगे। थ्योरी एक्स वाले मैनेजर्स क्या मानते हैं कि जो सबऑर्डिनेट है वो काम को पसंद नहीं करते। थ्योरी एक्स वाले मैनेजर्स क्या मानते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो काम को पसंद नहीं करते, चेंज को अवॉइड करेंगे, काम चोरी करेंगे, इनको डायरेक्ट करो, ऑर्डर दो। थ्योरी एक्स मैनेजर मानता है कि एम्प्लॉय के पास कोई एम्बिशन, कोई विजन नहीं है, इसको जिम्मेदारी देकर कोई फायदा नहीं होगा, ये चेंज को रेजिस्ट करेगा और इसको हमेशा डरा कर, कंट्रोल करके चलाना पड़ेगा। थ्योरी वाई क्या है? asserts that work is as natural as play or rest. A theory Y employee has a self-direction, self-control, emphasis on self-actualizing need. Theory Y का क्या बिलीफ है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो नेचुरली काम करना चाहते हैं, आपको उन्हें खींचने की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करना चाहते हैं। आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आप उन्हें टारगेट दो, आप उन्हें ऑब्जेक्टिव दो, आप उन्हें पार्टिसिपेशन दो, वो काम करेंगे। थ्योरी एक्स एम्प्लॉइज नीड अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, whilst theory Y employees need managers to encourage motivation by influencing the circumstances of the work. थ्योरी वाई मैनेजर ये बिलीव करता है कि आपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करना है, टारगेट देना है, पार्टिसिपेशन देना है, सरकमस्टांसेस समझा कर चलाना है। तो बेटा देखो, बात को समझो, आप अपने इंप्लॉई को मोटिवेट करना चाह रहे हो,
बेटा आप किससे मोटिवेट करना चाह रहे हो? अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाह रहे हो। बेटा आप किससे मोटिवेट करना चाह रहे हो? आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाह रहे हो। तो एक तरीका ये कि आप उससे क्या दे दो? पे दे दो। एक तरीका ये कि आप उसे क्या दे दो? पे दे दो। दूसरा क्या है कि आप राइट मैनेजमेंट स्टाइल अडॉप्ट करो। आप सब ऑर्डिनेट को देखकर डिसाइड करो कि मैंने थ्योरी एक्स लेना है या थ्योरी वाई लेना है। थ्योरी एक्स क्या है? थ्योरी एक्स क्या है कि दे डिसलाइक वर्क, उन्हें काम नहीं पसंद है, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट करना पड़ेगा, यानी ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। ये जो लड़के हमारे पास हैं सारे रेजिस्टेंट हैं। रेजिस्टेंट माने लड़ेंगे, काम चोर है, रेजिस्ट करेंगे चेंज को। हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। हम इन्हें रिवॉर्ड देंगे, यानी कैरेट, और हम इन्हें फियर ऑफ पनिशमेंट, सजा देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टिक। हम इन्हें कैरेट एंड स्टिक स्टाइल से चलाएंगे। ओके, ये अप्रोच अच्छी है लो लेवल के साथ। थ्योरी वाई क्या है? थ्योरी वाई क्या है कि दे लाइक वर्क, इन्हें काम पसंद है। आप इन्हें, ये लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये खुद इंप्रूव करना चाहते हैं। आप इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, आप इन्हें टारगेट दें, आप इन्हें पार्टिसिपेशन दें, ये खुद काम करेंगे। बेटा लो लेवल वर्कर जो लेबर तबका है, गो फॉर थ्योरी एक्स। जो मेच्योर वर्कर्स हैं, गो फॉर थ्योरी वाई। व्हेन यू विल टेक द राइट मैनेजमेंट अप्रोच, बिलीव मी, आपका वर्कर मोटिवेटेड होगा। ओके बेटा, तो देखें बेटा, आज जो हमने बात शुरू करी है, तो आज हमने सबसे पहले हर्ट्जबर्ग का रिवीजन किया। जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे आज हमने सबसे पहले रिवाइज किया, हर्ट्जबर्ग को। फिर उसके बाद हमने विक्टर रूम पर बात करी, और फिर बेटा हमने मैनेजमेंट स्टाइल पर बात करी है। इंशाल्लाह कोशिश करके बेटा नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे। हमारे पास रिवॉर्ड, इंसेंटिव, पार्टिसिपेशन, ये तमाम चीजों पर डिबेट है। अब बहुत सिंपल डिबेट है बेटा, अब हमारे पास कोई राइटर वगैरह नहीं है। अब हमारे पास बेटा जनरल डिस्कशन है। कोशिश कर कर नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट करेंगे, और फिर हम इसकी एग्जाम किट करेंगे। बेटा आप में से जो बच्चे साथ साथ बुक नहीं पढ़ रहे, बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, फिर अच्छा स्कोर नहीं आएगा बेटा। और मुझे बेटा 50-51 वाले बच्चे चाहिए ही नहीं बेटा, मुझे चाहिए ही 80+ वाले बच्चे। तो बुक पढ़नी है बेटा सबने, लाजमी। ओके बेटा, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।